लगातार हम अमन की अपील भी लोगों से कर रहे हैं कि धीरे धीरे अमन पर लौट रही है जिंदगी और कोशिश लगातार हम ये कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और हम सभी से इस बात की अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म है, व्हाट्सएप व फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है गलत, और उसको लेकर कोई भी अफवाह ना उड़े। इससे हमें खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचने की यहाँ पर सलाह हमें देनी है। संजीव साहब से शुरुआत करूंगा। संजीव साहब, कांग्रेस को ये जो कांग्रेस के बयान आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, किस हद तक जायज़ हैं? क्योंकि माहौल बहुत संजीदा है, बहुत कशीदा माहौल है। ऐसे में अगर अपोजिशन पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयान देती है तो हालात खराब ही होंगे, सुधरेंगे नहीं। नहीं, देखिए हालात किन परिस्थितियों में खराब होते हैं। यदि कांग्रेस ये बोले कि किसी एक पार्टी या किसी एक समुदाय के बारे में बात करे तो हालात खराब होंगे। सवाल करना विपक्षी का काम है और सवाल करेंगे। और रही बात राजनीति करने की, तो राजनीति करना बुरी बात नहीं है। राजनीति करने के बाद में ही आपको ये अकल आएगी, लेकिन सर वक्त का तो ख्याल रखना होगा। वही मेरी पूरी बात हो जाए और राजनीति से ही ये बात निकल के आएगी कि किन गलतियों की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। कम से कम भविष्य में ये गलतियां दोहराई नहीं जाए। आपसे सवाल किए जाएंगे, सवाल बातचीत चलेगी। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि यदि शाहीन बाग या सीएए की बात होती है, आप यदि सिंसियर होते, हो सकता है कि उन महिलाओं को, उन औरतों को या वहां पे बैठे हुए लोगों को किसी ने बरगला दिया या विपक्ष ने ले जाके उनको कुछ उल्टा सीधा पढ़ा दिया जैसा कि बताया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि उनको जानकारी नहीं थी, किसी ने बरगला दिया, आपने क्या किया? आपने समझाने की कोशिश की? किसी ने बरगलाया नहीं, किसी ने नहीं बरगलाया। ये सारी चीजें खुल चुकी हैं किन लोगों ने बरगलाया। आप ये देखो, एक छोटा सा कार्यक्रम करना पड़ता है तो कितनी मेहनत लगती है। 70-75 दिन तक 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग बैठे हुए। अभी कितने लोग बैठे होंगे वहां पे? अभी कितने लोग बैठे होंगे? उसका जो डायरेक्टर है, जो उसको फाइनेंस कर रहा है, अभी कितने लोग बैठे होंगे? पैसा आएगा ना, पैसा आता है ना। हाँ, पैसा आता है राजनीतिक पार्टियों के पास। आपके पास भी पैसा आता है। वो कोई बचने वाले नहीं है इस समय। सुनिए तो सही, मैं ये कह रहा हूं कि एक बार में तो इतनी मात्रा में लोग नहीं बैठ गए होंगे। पहले 500 बैठे होंगे, 5000 बैठे होंगे, 50,000 बैठे होंगे, ऐसे ही बढ़े होंगे ना लोग। धीरे धीरे संख्या बढ़ी होगी। शुरुआती दौर में 5,000 का मामला नहीं है। सवाल इसका है कि गलत मुद्दे पे भ्रम फैला के अमन शांति को, आपने कभी अमन शांति को खराब किया जा रहा है। दिल्ली की अमन शांति को खराब किया जा रहा है। हमने 10 बार ये कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत है, किससे बात करें? वहां कोई एक लीडर सामने नहीं आता। सब पर्दे के पीछे से गेम करते हैं। किससे बात कर रहे हैं आप? मुझे बताएं। मैं बताऊं, मैं बिल्कुल संजीदा होकर के बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ये कोशिश की। किससे कोशिश की? किससे बात करें? तो हमने मन में आपने सोचा नहीं, कौन लीडर है? कई बार अपील की, जिसको भी सीएए से दिक्कत है वो किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात कर सकती है। जो सामने बैठा हुआ है वहां आप अपनी प्रतिनिधि नहीं भेज सकते हैं। आप अपने मन की बात कह रहे हैं कि कोई भी हो जिसको समझ में नहीं आता आके हमसे मिल ले। दिल्ली एक चीज बताइए साहब, दिल्ली का जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, हर बात पे प्रतिक्रिया देता है, एक अपील नहीं कर सकता? जो गैर कानूनी ढंग से लोग बैठे हुए हैं, वो ठीक है, लोकतंत्र में अपनी बात नहीं, लोकतंत्र में अपनी बात करें, लेकिन लोकतंत्र पे जो दूसरे लोग हैं उनके अधिकारों का हनन तो आप नहीं कर सकते ना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या सरकार ने पुलिस से लेकर के, राजनीतिक पार्टी से लेकर के, सरकार ने सबने अपील की कि ये धरना नहीं की। हाथ जोड़ के धरने को खत्म करो। मैं कहना चाहता हूं कि नहीं की सरकारों ने। मैं बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दर्जनों बार अपील की गई कि यह धरना खत्म कर दो। आपको जानकारी है कि किरीट सुमैया ने महाराष्ट्र में जाकर 6ठी क्लास के विद्यार्थियों को सीएए के बारे में समझाने का प्रयास किया था? आपको जानकारी है? नहीं, आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली की बात करो। 6ठी क्लास के विद्यार्थियों को सीएए के बारे में समझाने जा सकते हैं और लुटियन जोन से 16 किलोमीटर दूरी पर शाहीन बाग है, वहां नहीं जा सकते आप? नहीं, समझाने की परेशानी है। नहीं, वहां जिस तरह का माहौल वहां पैदा किया गया है, भ्रम फैला करके, वहां पे लोग गोली लेके जा रहे हैं, वहां लोग बैठे थे। नहीं, आतंकवादी वहां नहीं बैठे हैं। 500 रुपए लेके महिलाएं बैठी थी। वहां कौन लोग हैं? जो इसके पीछे के डायरेक्टर कौन है? आपने कहा था 500 रुपए लेके महिलाएं बैठी थी। उसके पीछे के डायरेक्टर कौन है? जो पैसे। सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कमर एजाज साहब, आज हमने रविशंकर प्रसाद साहब का बयान देखा। उन्होंने कहा कि जो रामलीला मैदान में कांग्रेस ने प्रोग्राम किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये आर या पार का वक्त है, ये भड़काऊ है या नहीं आपके लिहाज से?
देखिए, मैंने वही कहा था कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। ये हमेशा हर दंगे के बाद यही होता है। वो कहेंगे कि आपने कपिल मिश्रा को क्यों नहीं सजा दी, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया, तो वो कहेंगे कि साहब आपने तो जगदीश टाइटलर को छोड़ दिया था। ये कोई नई तो बात नहीं है, इसीलिए तो मैं जी जोर जोर से चिल्लाता हूँ। मेरे जैसा मुहज़्ज़िब आदमी, मेरे जैसा बारीक आवाज़ वाला आदमी जब गले फाड़ फाड़ के चिल्ला है तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम नासूर बन चुकी है। और ये हर बार दंगे होते हैं और अक़लियत ही उसका, देखिए होते हैं शिकार है। 80% कौन शिकार होते हैं? दुकान मकानें सब होती हैं। मैं ये उकसावे वाला बयान था या नहीं? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वक्त आ गया। सर, उकसाने वाला बयान था या नहीं? देखिए, अब तो मेरा बयान भी आप उकसाने वाला कह देंगे। सवाल यह है क्योंकि मैं प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कांग्रेस ने तो कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने उकसाने वाली बयानबाजी की है। क्या कांग्रेस का यह बयान उकसाने वाला नहीं लगता? देखिए, असल में मुसलमान सड़कों पे नहीं आ रहे थे जब गोश्त का मामला हुआ, बैन लगा, उसके बाद 3 तलाक हुआ, उसके बाद कई तो सियासी लोगों में एक बड़ी मायूसी सी कि सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सब बर्दाश्त करते जा रहे हैं। तो क्योंकि जब मुसलमान सड़कों पर आएंगे, गोलियां चलेंगी, मुसलमान मरेंगे, उनकी सियासी रोटियां सेकेंगे। और सबसे ज्यादा जो मैं जिम्मेदार मानता हूँ, मुसलमान नेताओं को मानता हूं कि बात तो करते हैं कि साहब 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, एक के बदले 15 को 100 से लड़ा देंगे। लेकिन तुमने मुसलमानों को इस काबिल बताया? तुमने अपनी बहन बेटियों को भी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग भी नहीं दी। अरे तुम्हें कम से कम इनको इतना शऊर तो सिखाते हैं, जूडो कराटे अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। तुमने कौम को इस काबिल बनाया? पैरों पे खड़ा कर लड़ने की बात करते हो। अरे कल डिफेंस करना तो सिखा दो बेशर्मो, डूब मरो, तुम्हें लानत है तुम्हारे ऊपर। तुम लाशों पे सियासत कर रहे हो। सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है ये मुसलमान नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे दूसरे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो ये मुस्लिम पार्टियों वाले बेशरम लोग हैं। इन्हीं की वजह से मुसलमान कत्ल होते चले गए। मैं गैर मुसलमानों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे हिंदुओं से कोई शिकायत नहीं है, ना केजरीवाल से शिकायत है, ना मुझे अमित शाह जी से। मुझे नफरत है तो इन मुसलमान नेताओं से। यही जिम्मेदार है तुम्हारी इस बर्बादी के लिए। इनके चंगुल से निकलो, अपने पैरों पर खड़े हो, सिविल सोसाइटी को मजबूत करो, सिविल डिफेंस को मजबूत करो, अपनी बेटियों को अपनी हिफाजत करने की ट्रेनिंग दो। मैंने बार बार आर्टिकल लिखे, मैंने यहां तक लिखा तुम्हारी मस्जिद में सोलर पैनल होना चाहिए। अगर सरकार कल को लाइट बंद कर दे तो तुम बिना बिजली पानी के भी हाल हो जाओगे। लेकिन ये कमबख्त लोग कभी अपनी कौम को नहीं बताते कि कैसे अपने आप अपनी भाषा पे थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा। मेरे क्या करूं कि मैं ऐसे इतना गमगीन हूं, इतना जज्बातों पे आपको कंट्रोल करना चाहिए। आगे बढ़ूंगा, मैं संजीव साहब के पास जाऊंगा। संजीव साहब, लगातार कांग्रेस ने कोशिश तो की है इसको भुनाया जाए। हालांकि आज जो डेलीगेशन पहुंचा उसके बाद कहा जा सकता है कि अमन पर वो भी अपील लगातार कर ही रहे हैं। देखिए, आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोशिश की और भुनाने की जो बात हो रही है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई इलेक्शन की बात है और उसका लाभ कांग्रेस एक तरह से हार चुकी है, पूरी तरह से हार चुकी है। एक तरह से नहीं, पूरी तरह से हार चुकी है। इलेक्शन बीत चुका है। एक नई पार्टी जो कुछ नया कर गुजरने के लिए आई थी दिल्ली में, वो सत्ता पे फिर पुनः दोबारा लोगों ने उसे सत्ता दे दिया है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की दिल्ली की जो सरकार है, लोगों ने कुछ न कुछ देखा और यकीन किया, तभी आपको इतने बड़े प्रचंड बहुमत से आपको सत्ता में दोबारा वापसी कराई आपकी, और केंद्र वाले की भी प्रचंड बहुमत से वापसी कराई। और इन दोनों लोगों ने अपने कर्तव्य से अपने आप को विमूढ़ कर लिया, जिसके वजह से नतीजा ये निकला। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि फेल्योर केंद्र सरकार अगर अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो जाती कि जो तमाम कार्रवाई हुई, जिस घटना की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, गृह मंत्री खुद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही होती तो आज ये कंट्रोल हो जाता। आपको पता है कि देश की राजधानी सबसे सुरक्षित जगह पर 3 दिन तक दंगे होते हैं, आप कहते हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। नहीं, एक हिस्से से उपद्रवी दूसरी जगह नहीं जा सके, ये केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग और उसका काम है। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं दिल्ली सरकार कहीं दिखाई नहीं दी, केंद्र सरकार लगातार काम करती रही। आप कह रहे हो केंद्र सरकार दिखाई नहीं दी। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में, इसीलिए हमने कंट्रोल किया। इसीलिए हमने कंट्रोल किया। 3 दिन में 12 घंटे के अंदर तमाम एजेंसियां, तमाम कार्रवाई की गई। आप कह रहे हो कुछ नहीं किया। के अंदर तमाम एजेंसियां कार्रवाई की गई। एक छोटे से हिस्से से दंगा या अमन शांति को दंगाइयों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ये केंद्र सरकार का ही काम है। खुफिया विभाग भी है सरकार के पास, सब कुछ है जो सूचना देती है। कहाँ थी वो? नहीं, तो विफल नहीं रहा सर वो जो आपका सूचना विभाग है। आप ये नहीं, सब चीज आप बता रहे हैं। देखो, जब मॉब आता है तो मॉब अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले एक पत्थर तो कोई नहीं इकट्ठा करता। तो मॉब को रोकने के लिए आपके पास क्या हिकमत हमली है? ये पार्टीशन के वक्त से मॉब आती रही है, 80 साल हो गए। ये कब तक भीड़ कत्ल करती रहेगी, लाशें गिराती रहेगी? इस भीड़ को रोकने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है? क्या सरकार लाचार है क्या?
आपकी सरकार हो, ये कांग्रेस की हो, किसी की, मैं ये सवाल चाहता हूं कि ये भीड़ कैसे रुकेगी? इसके लिए आप लोगों के पास जस्टिस मुरलीधरन ने कहा कि किन किन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका क्या असर हुआ, ये भी बताइए कि नहीं, इस बार जो लोग भी इसमें शामिल हैं, एक भी नहीं बचेगा, चाहे वो कितना भी बड़े पावर का आदमी हो, चाहे कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो, बचेगा कोई नहीं। और एक मिसाल कायम होगी, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दंगा भड़काए या अमन शांति को में दखल डाले। एक बात बताइए, ताहिर को आम आदमी पार्टी ने सस्पेंड किया, निकाला आपने? आप ये नहीं देखोगे ताहिर को लास्ट मोमेंट तक आम आदमी पार्टी के नेताओं नहीं नेता बचाते रहे, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा तब उन्होंने सस्पेंड किया। और मैं आपको बताता हूँ, ये भी हो सकता है कि ताहिर खान ने जो किया वो ऊपर के नेताओं के कहने पे किया हो, वो भी आएगा सामने, आप ये भी देखना। किया, निकाला ना, आपने क्या किया ये और चुना हुआ मुख्यमंत्री भी आ सकता है। आपने गिरफ्तार किया, वो क्या किया आपने? आपके तरफ हरिहर साहब आपने गिरफ्तार किया, एक चीज बताइए, आपने गिरफ्तार किया? नहीं, एक व्यक्ति, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? एक व्यक्ति जो दोषी है तभी वो फरार है। नहीं, गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? ठीक है, आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी से उसको निकाल दिया, आप बताइए कि उसकी गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? जो है फरार है, तरफ से जो लोग बदजुबानी कर रहे थे उसकी गिरफ्तारी कब होगी? उस पे एफआईआर दर्ज कब होगी? फरार है, उसने ये साबित कर दिया कि वो दोषी है, तभी वो फरार है, नहीं तो सामने आता। सुरक्षा एजेंसियां उसकी तहकीकात कर रही, बहुत जल्दी। तो सर, पुलिस तो मुस्तैद है ना, आप तो कह रहे हैं पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। और जो रही बात पुलिस एक्टिव की, आपने कहा कि पुलिस एक्टिव रही थी, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा, नोटिस जारी क्यों करना पड़ा दिल्ली पुलिस को कि आपकी जो कार्रवाई थी उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता पाई गई, लिहाजा उससे जवाब मांगा गया? मामले में कोर्ट बेचारे को सजा मिली कि उसका जज ट्रांसफर हो गया, जो कर रहा है हिम्मत करी तो हम लोग सम्मान करते हैं, कोर्ट से जो भी निर्देश मिलेगा उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं। वो होगा सम्मान आपने दिखा दिया, देश की जनता देख ली कि वो यहाँ से चले गए हैं पंजाब में, वो सम्मान आपने जो दिया वो देश की जनता देख ली। आगे कार्रवाई क्या करेंगे आपके तरफ से? जिन लोगों ने बदजुबानी की उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, आपने क्या किया? जो नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसने क्या, नहीं, कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है, किसने क्या कहा, किसके कहने से क्या हुआ, ये सारा कुछ कोर्ट में सब जुडिस है। जो भी जो भी निर्देश कोर्ट से आएगा उस पर कार्रवाई की हफ्ते का समय मिल गया, पहले जांच कर लीजिए, उसके बाद में एफआईआर दर्ज कीजिएगा। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हम देख रहे हैं कि पहले जांच कर लीजिए, उसके बाद में। अरे एफआईआर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब जांच ही कर लेंगे हम, उसके बाद में हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। ठीक है, एजाज कमर साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप उसको निकाले ना निकाले, कम से कम उसको अगली बार मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ना बना दें कपिल मिश्रा को, क्योंकि माजी में हमने सब देखा है। ठीक है, देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, सारी दुनिया देख रही है, मजाक बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क था, जिसको गांधी और महात्मा बुद्ध के विचारों के लिए जाना था, आज उसे एक फासिस्ट मुल्क के तौर पर जाना जा रहा है। देखिए, आदरणीय भैया जी जोशी जी ने भी उस दिन ये कहा था कि देखो, भारत अगर किसी एक पार्टी की मुखालफत मतलब हिंदुओं की मुखालफत नहीं होती है। फिर आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी आगे कहा कि देखो, राष्ट्रवाद के नाम से एक गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन जब इतने बड़े बड़े सीनियर कह रहे हैं, तो आप इन गाली देने वाले और गोली मारो की बात करने वालों के ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? अच्छा, मान लीजिए, चलिए, जो पास्ट में हो चुका, अब आगे से क्या आप दंगा विरोधी बिल लाएंगे? क्या आपकी नीयत साफ है? मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में कोई दंगा विरोधी बिल फिर लेके आने की कोशिश करेगा। अगर आप दंगा विरोधी बिल लाना नहीं चाहते, आप हत्यारों को फांसी नहीं देना चाहते, फांसी किसको होती है इस मुल्क में? एक बहुत गलत मैसेज दुनिया में जाता है, सिवाय जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं उन्हीं को होती है। आज तक इतने दंगों हुआ, आप बता दिए किसी एक आदमी को दी, अक्सरियत वाले को नहीं दी। एजाज कमर साहब, एक तरफ मत देखिए इस मामले को, हालांकि एक छोटे से ब्रेक ले रुके। मैं हरिहर साहब आपके पास आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक ले रुकूंगा। लगातार अपील हम आपसे कर रहे हैं कि शांति बनाए रखी जाए, और हालात जैसे मामूल हो रहे हैं उसमें हमें जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करनी होगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। मंदिर मस्जिद मिले, दिल कब मिलेंगे? सलामे रंग जी सलाम की हसीन शाम, 1 मार्च शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक।
चलिए ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजीव कौशिक साहब, अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी, सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार ने कह दिया कि हमारे अंडर पुलिस नहीं आती, लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते थे। क्या इसके लिए बख्शा जा सकता है आम आदमी पार्टी को? बस अरे अरविंद केजरीवाल की बात क्या कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की आप? लंका में जो भी होता जाता है रावण बन जाता है, वो तो उससे भी 4 कदम आगे निकल गए। दिल्ली की जनता ने इसलिए उनको सत्ता सौंपी थी कि इस तरह से सियासत करेंगे आप क्यों नहीं मानते? मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल एक पार्टी की बात नहीं करें, हम केवल केंद्र सरकार की शिकायत नहीं कर रहे हैं। आपको चुन के दिया है, दिल्ली की जनता की सुरक्षा की व्यवस्था यदि केवल आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बात तो कर सकते हैं ना, संवाद तो कायम कर सकते हैं ना। हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन की कुछ मजबूरियां रही होंगी। अब तो जा सकते हैं वो शाहीन बाग, अब तो लोगों के साथ में खड़े हो सकते हैं या उनको समझा सकते हैं। कुछ नहीं करना चाहते वो, कुछ नहीं की अपील करने के लिए पुलिस होना जरूरी है क्या? और लोगों को समझाने के लिए पुलिस होना जरूरी है क्या? ही नहीं, आप तो बोलिए ही नहीं, आप तो बीच में बोलिए ही नहीं। आप तो किसी लायक नहीं छोड़ा आपने दिल्ली को, ना आपने कोई अधिकार दिया। जब वो कुछ उनसे सवाल की जाती है वो अपने अधिकार का रोना रोते हैं, और आपने कुछ किया नहीं दोनों अधिकार, मिलके आप लोगों ने नहीं अधिकार का मैटर मिलकर लटका दिया। अरे अधिकार से पुलिस होगी तब हम जाके शांति की अपील करेंगे क्या? पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। नहीं, पुलिस की भूमिका है। अगर हमारे 62 विधायक होते हैं, अगर हम अपने अपने क्षेत्र में सिर्फ जनता को समझाने के लिए निकल पड़े तो सरजील इमाम कोई भाषण देता है, जाके उसको जहानाबाद से उठा के लेके आते हैं 3 दिन के अंदर में। लेकिन 60 से ज्यादा लोग जाके यहीं पे जेएनयू में लगातार 3 घंटे तक तांडव मचाते रहते हैं, केवल रुमाल से ढक लेते हैं, आपको पहचान नहीं आती है। इसी का एक हिस्सा सरजिल इमाम भी है, इसी का एक हिस्सा ताहिर भी है। 60 लोगों ने जो तांडव मचाया, लोग हैं 60 लोगों ने जो जेएनयू में तांडव मचाया, एक की भी गिरफ्तारी की आपने? पूछताछ की है आपने? सोशल आप वीडियो फुटेज की बात कर रहे हैं, लोगों ने तो वीडियो फुटेज नाम दे दिया आपको, शर्मा नाम से उस लड़की का नाम आपको दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया। पूछा आपने? जेएनयू की बात आप करते हैं। नहीं, जब हम जामिया में जाते हैं, जब पुलिस जामिया में जाती है तो कहते हैं क्यों गई? जब जेएनयू में संयम से काम लेती क्यों लेती? संयम से नहीं जाते हैं आप, जहां बुलाया जहां जरूरत, सुरक्षा एजेंसियों को जहां जैसे जरूरी लगता है उस हिसाब से काम करती है, पूछ के काम नहीं करती कि हम ये नहीं करें। ये कौन सी व्यवस्था है? आप जहां नहीं आपको बुलाया गया, जाके आपने लाठी चला दी। पुलिस जहां बच्चे बुलाता नहीं, जहां लाइन ऑर्डर सिचुएशन खराब होती पुलिस वहां जाती है। तो जेएनयू में क्यों नहीं गई 3 घंटे तक? सर जेएनयू दूसरा मामला है सर, हमें जेएनयू में अगर संयम से पुलिस काम लेती है तो आप कहते क्यों ले रही है जी? ये तो आक्रामक क्यों नहीं हुई? देखो ब्लेम नहीं, मैं कह रहा हूं ब्लेम गेम दिल्ली पुलिस इतनी पंगु नहीं थी साहब, दिल्ली पुलिस इतनी पंगु नहीं थी। इससे पहले की सरकारों ने भी उसी पुलिस के साथ काम किया है। आज तक कभी दिल्ली पुलिस के ऊपर दिल्ली में इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। सिर्फ लेकिन सर बड़ी घटनाएं हुई उसको लेकर अभी जो हालात हुई जिसको कई दिनों तक कंट्रोल नहीं कर पाई। अमित शाह की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, 24 घंटे के अंदर सारे के सारे सारी घटनाओं को कंट्रोल किया और दंगा को भड़कने नहीं दिया। नहीं तो आज पूरी दिल्ली में दंगा फैल गया होता अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ना होती तो। अच्छा, ये कंट्रोल कर लिया गया, तब 3 दिन तक चला। ठीक है, एजाज कमर साहब, क्या लग रहा है मरकजी हुकूमत ने पूरी तरह से संभाल लिया है चीजों को? देखिए, डोभाल साहब जो गए थे, एक बहुत अच्छा गेस्चर था। उन्होंने कोशिश करी थी कि लोगों में जाके एक मैसेज दें, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए था। और दूसरे सीनियर जो रहनुमा है जैसे राजनाथ सिंह है, उनकी मुसलमानों में एक बहुत अच्छी एक हमदर्द की एक इमेज है। ऐसे नितिन गडकरी जी हैं, मुसलमानों से उनसे पर्सनल काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसे मिनिस्टर्स को मुसलमानों के बीच में जाकर उनकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाना। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, डोभाल साहब का जाना वहां पे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। डोभाल साहब किस काम के लिए है? आपको पता है कि डोभाल साहब की अहमियत क्या है देश के लिए? वो किस पद पे है? आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। ये जो आप सीडीएस को उतारने के लिए जा रहा है, आप डोभाल साहब के जाना उचित नहीं मानते, आप नरेंद्र मोदी जी मॉनिटरिंग करते उचित नहीं मानते, आप अमित शाह कहते ये सही नहीं है। पोस्ट नहीं है, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का फर्ज बनता है, वो देश के प्रधानमंत्री है। डोभाल साहब की अलग अहमियत है और नरेंद्र मोदी की अलग अहमियत है। एजाज कमर साहब, ये जो एनएसए उतरे हैं जमीन पर, ये बिल्कुल सही उतारा गया? देखिए, वो क्या ऐसा लग रहा था कि वाकई में पुलिस के कंट्रोल में कुछ नहीं है, होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में कुछ नहीं है, लिहाजा एनएसए को उतारा जाए?
देखिए ये विफलता नहीं है सरकार की? नहीं, विफलता नहीं है। देखिए उन्होंने कश्मीर भी गए थे और वो उन्होंने एक तो मुस्लिम देशों में काम कर चुके हैं, पाकिस्तान में उनको एक लंबा अनुभव है, उन्हें मुसलमानों के बीच में काम करने का अनुभव है, जैसे पर्सनल टच जिसे कहते हैं। उन्होंने कोशिश की थी कश्मीर जाके, उन्होंने बिरयानी, तो क्या बिरयानी यहाँ नहीं खा सकते थे? वो एक मैसेज होता है, एक कुछ कोड मैसेज होते हैं ये समझाने के लिए। देखिए कि आपके और हमारे बीच में कितना एक तारतम्य बना हुआ है, बहुत करीबी रिश्ता है। तो उन्होंने कोशिश की थी। मैं ये कहता हूं कि अब नेगेटिव बातें छोड़ के पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए। पहला सवाल तो यह है, क्या दंगा विरोधी कानून बनेगा या नहीं बनेगा? ये जो पार्टी है, आज मैंने मारा और तूने मारा, उसने ये किया, ये जो कर रही हैं, ये कब तक लाशों पे सियासत करेंगी? क्या ये दंगा विरोधी बिल के लिए आगे आएंगी? क्या ये कल को पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगी? या कल से सेशन शुरू हो रहा है कि दंगा विरोधी बिल पास करो? दूसरी चीज ये है कि एक तरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। हमेशा से हुआ ये है, फिर वो आप कहेंगे कि मैं कम्युनल बात कह रहा हूं, अभी भी जो हालात दिख रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि एक तरफा कार्यवाही हो रही है, जिससे और आगे चल के आगे नींव पड़ेगी नफरत की। तो मैं नफरत को खत्म करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहता हूं कि कम से कम भाजपा के जो अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं, खास करके आदरणीय इंदेश जी, इनको मुसलमानों के बीच में इस वक्त जाना चाहिए और उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए और मुल्क को और जोड़ने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कौम बट रही है। अगर कौम बटेगी तो देश के, मुल्क के दुश्मनों को बहुत फायदा होगा। मैं अभी कई पाकिस्तानी वीडियो देख रहा था, वो बड़े जश्न मना रहे थे कि लोग देखो हिंदुस्तान में जंग शुरू हो गई और जामा मस्जिद के ऊपर हमला हो गया, ऐसे ऐसे वीडियो बना रखे थे। सब फर्जी वीडियो हैं, कोई यहाँ जंग और फसाद नहीं शुरू हो रहा है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री मनमोहन मोदी जी की भी जिम्मेदारी है कि वो खाली एक खास कौम के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो मुसलमानों के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भले अगर कुछ मुसलमान हो सकता है कि इतनी मोहब्बत नहीं करते हो, लेकिन मैं तो उनसे मोहब्बत करता हूँ। कम से कम मेरी मोहब्बत के खातिर उन्हें आना चाहिए। गिला शिकवा है तो खुल के बोलिए आप। देखिए, प्राइम मिनिस्टर सबका होता है। मैं ये चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा पैकेज दंगा पीड़ितों के लिए डिक्लेयर करें। जिन लोगों को चोट लगी है, जिन लोगों को खास करके ये जो एक डिज़ाइन रहा है कि मुसलमानों की दुकानें जला के 25 साल पीछे कर दो। इसकी शुरुआत गुजरात में हुई थी कि वो गुजरात का मुसलमान अमीर था तो उसे 69 में निशाना बनाया। फिर 80 पीतल नगरी मुरादाबाद जो थी बहुत अमीर हो रही थी, वहाँ के एक्सपोर्टर मुसलमान, तो उनको तबाह किया गया। इस तरीके से मैंने पहले भी आपको टोका था, फिर मैं आपको टोक रहा हूँ। हम इस दंगे को एक नजरिए से नहीं देख सकते, हम हिंदू मुसलमान के नजरिए से इसको नहीं देख सकते। होता है, दंगा होता है तो ये चिन्हित करके नहीं होता कि किसकी दुकान है। वोट देख के दंगाई न दुकान जलाते हैं, न इंसानियत का कत्ल करते हैं। अब सवाल ये है कि जो हो गया हो गया, अब आगे क्या हो? आप आगे की क्यों बात नहीं करते? ये ब्लेम गेम खत्म करिए। ऐसा कोई काम नहीं किया जो किसी एक कम्युनिटी को ब्लेम गेम मत करिए, ब्लेम गेम मत करिए, ब्लेम गेम मत करिए। कौन लाया? आप यहाँ डिबेट में बैठ के आवाज दबा सकते हैं, लेकिन जो जमीन पे मजलूम है उनका कर्राहटें निकल रही है, उनको जो उससे हालात सुधरेंगे नहीं। आपको सबसे पहले लोगों के जख्मों पे मरहम रखना चाहिए, एक पैकेज देना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए, उनका विश्वास देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत अच्छा नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब बात तो बहुत अच्छी करते हैं, अब थोड़ा सा सड़क पे आके इन लोगों का विश्वास जीत लिए। बहुत टूटे हुए लोग हैं, ये बहुत कमजोर हैं, ये मजलूम है, इनके ऊपर मरहम रखिए, इनके जख्मों पे। प्रधानमंत्री जी आप आइए, इनको गले लगाइए और मुल्क को जोड़िए। क्योंकि मुल्क से बढ़ के कोई पोस्ट नहीं होती है, मुल्क से बढ़ के पार्टी नहीं होती, व्यक्ति से बड़ी विचारधारा होती है। आपकी जरूरत है लोग को। आप प्रधानमंत्री साहब आप आइए, लोगों को अपने गले लगाकर उनकी मुसीबत परेशानियों को दूर करिए और मुल्क को जोड़िए, वरना देश के दुश्मनों को इसका फायदा हो जाएगा। हरिहर रघुवंशी साहब, क्या समझा जाए? जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नाम का हो, कार्रवाई सक्सेस होगी। देखिए, दिल्ली को जलाने की जिसने साजिश रची है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे किसी कितने भी बड़े ओहदे पे हो, चाहे कितने भी बड़े ओहदे पे हो। एक मिसाल कायम होगी, आप देख लेना। जिन लोगों ने, आप ये देखो, CAA बिल पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास हुआ, सबसे चर्चा हुई, कोई कुछ नहीं बोला, पास हुआ ना। उसके बाद भ्रम फैला करके ये सारी साजिश रची गई दिल्ली को जलाने की। वो लोग बच नहीं सकते, वो लोग बच नहीं सकते। आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इसमें एक वो बच नहीं सकते। एक शब्द ये भी जोड़ दी कि चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे कोई भी हो, धर्म की बात नहीं होती। जो व्यक्ति का हो, नहीं, जो व्यक्ति साजिश, कार्रवाई होगी, जो व्यक्ति नहीं, किसी हम ये नहीं, हम ये कह रहे हैं कि नुसरत पे कार्रवाई होगी या कोई ताहिर हुसैन पे कार्रवाई। हमने ये कहा कि जो व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे
कितने भी ताकतवर पोजीशन में हो, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी में हो, जो इसमें शामिल पाया जाएगा, जिसने दिल्ली को जलाने की कोशिश की, जिसने अमन चैन को खराब करने की कोशिश की, वो बख्शा नहीं जाएगा। अरे साहब, नॉर्थ का रास्ता पकड़ेंगे तो नॉर्थ ही जाएंगे ना। आप जहां रास्ता जो दिखाई दे रहा है वो लोग समझ रहे हैं कि आपने कौन सा रास्ता पकड़ा है। हमने अमन चैन का रास्ता पकड़ा है, इसीलिए दिल्ली में इतनी जल्दी शांति बहाल हुई। आपने जो चीज सवाल बार बार खड़ा किया जा रहा है उस पे आप एक लाइन में नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ताहिर, इसके बारे में बातचीत की जा रही है, ताहिर के घर पे, उनकी छत पे बम मिले हैं, बोतलें मिली हैं, गुलेल मिला है, पत्थर मिला है, वो सारा जो तो मोहन नर्सिंग होम के ऊपर तो गोलीबारी के वीडियो हो गए। मोहन नर्सिंग होम के वीडियो आपको नजर जगहों पे नहीं मिले हैं। मोहन नर्सिंग होम के वीडियो मौजूद है, पूरे मार्केट में बदजुबानी की है, लेकिन उसके घर पे ऐसे सामान नहीं मिले जो दंगा भड़काने, अमन चैन को खराब करने के लिए मिले। अच्छा, उसके घर के नीचे कैसे, उसके घर के नीचे कौन गए थे, क्यों गए थे? और उसके ताहिर के ऊपर, ताहिर के ऊपर जिन लोग, किलोमीटर तक वो छत से मार करता, ये बताइए। आईबी ऑफिसर के परिवार ने सीधे तौर पे नाम लेकर के ब्लेम किया है, इसलिए एफआईआर हुई। जो बार बार आप कहते हैं कि इन पे होगी या उन पे नहीं होगी, जो सीधे तौर पे उसमें शामिल है, उसके ऊपर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई की है और कार्रवाई से कोई बच नहीं पाएगा। ठीक है, एजाज कमर साहब, लास्ट पॉजिटिव कमेंट आप। देखिए, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बहुत ही मकबूल हैं इस देश की जनता में। वो 7 समंदर बाहर भी उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो आके इन मजलूमों को, जो ये कत्लेआम हुआ है, जिनके साथ जुल्म जाती हुए, जिनके मकान गिरे हैं, वो चाहे किसी भी मजहब के लोग हों, उनको आके अपने गले लगाएं, उनके जख्मों पे मरहम रखें। और खाली बातों से नहीं बल्कि जमीन पे काम होना चाहिए और दंगाइयों को ऐसी सजा देना चाहिए कि ताकि आने वाली उनकी पीढ़ी याद रखे। अगर एक तरफा कार्रवाई होगी तो उसके नताइज देश को भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े थे कौशिक साहब थे, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट थे एजाज कमर साहब थे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरिहर रघुवंशी साहब थे। तीनों ने ही पक्ष अपना रखा और लगातार कोशिश ये की गई कि अमन की अपील लोगों से की जाए, जो कि दिल्ली देश की राजधानी और ना जाने कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं और जिस तरह से अगर कोई गलत अल्फाज निकले हो तो जी, हमें माफ करें। और एजाज कमर साहब ने भी यहाँ पर अपनी गलतियों की माफी मांगी। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही।